गोरखपुर जनपद का हमारे गोला तहसील पड़ता है। गोला वैसे हमारा तहसील रहा है, हम लोग वहाँ बहुत बार आना जाना लगा रहा है। देवकली गांव पड़ता है उसी तहसील के अंतर्गत, और उसी गांव में एक ऐसी वारदात होती है जिस वारदात ने उस पूरे क्षेत्र को ही नहीं बल्कि पूरे इस जिले को हिला के रख दिया। एक ऐसी वारदात जिसमें एक व्यक्ति कितना संगीन अपराध करता है, इंद्र बहादुर जिसका नाम है, देवकली गांव का रहने वाला, वो अपनी पत्नी और 2 बच्चों की निर्मम हत्या करता है। और उनके हत्या के बाद वो पूरी रात किस दुविधा में, किस पशोपेश में उस रात को बिताता है, इस बात का अंदाजा आप लोग सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि उसने हत्या तो कर दिया, लेकिन उसके बाद उसे क्या सूझ रहा था, क्या हो रहा था कि वो अपने बच्चों के उन जख्मों पर, जिसे उसने कुछ समय पहले अपने हाथों से दिया, उस पर डेटॉल, कॉटन आदि लगा रहा था और किसी तरह उस भयावह रात को बिताया। और फिर उसे जब इस बात का भान हुआ कि उसने जो कृत्य किया है यह कितना असहनीय पीड़ा देने वाला कृत्य है, उसने तो अपनी दुनिया ही उजाड़ ली, तो वह खुद को भी आग के हवाले करके अपनी इह लीला समाप्त करता है। नमस्ते, अजय साहनी स्टार हूँ मैं, रियल रिपोर्टर न्यूज मेरा पेज है, आप सभी का स्वागत करता हूँ। लेकिन यह भयावह वारदात जो बताने जा रहा हूँ इसको आप लोगों को जानना चाहिए, और ऐसी भयावह वारदात किन वजहों से होती है ये भी जानना चाहिए, क्योंकि ये जो वजहें हैं ये बहुत विकराल हैं, बहुत भयावह हैं, बहुत दुर्दांत हैं। इन वजहों से न जाने कितनी जिंदगियां रोज तहस नहस हो रही हैं और होती रहेंगी। इन वजहों से पीछा छुड़ाने की जरूरत है, और इसके लिए जागरूकता, सजगता, आपकी अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण, सिर्फ यही एक मार्ग है। आप लोगों को बताना जरूरी है कि गोरखपुर में रविवार, गोरखपुर से तात्पर्य है वही देवकली गोला अंतर्गत आने वाले गांव में रविवार को अपनी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या करने के बाद पति ने खुद को आग लगाकर सुसाइड कर लिया। इस घटना की फॉरेंसिक जांच में चौंकाने वाले फैक्ट्स सामने आए। यह वारदात पति ने शराब के नशे में की। उसने देर रात विवाद के बाद पत्नी और बेटा बेटी की गला रेत कर हत्या कर दी। पत्नी को तो 2-3 चाकू मारा है, वो पेट में, पीठ में और छाती में चाकू घुसा दिया है उसके। यानी पत्नी ने जमकर संघर्ष किया अपने आप को बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए, लेकिन जिसके ऊपर वो कहते हैं ना कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, वही हाल हुआ उसका सर्वनाश होना था, और फिर उसका विवेक पूरी तरह से मर गया। उसने अपनी दुनिया ही खत्म कर दी। उन बच्चों को जिनको उनकी माता पढ़ा रही थी, अच्छे स्कूलों में पढ़ा रही थी, उनको लेके जो सपने बुन रही थी, उन सारे सपनों को तहस नहस कर दिया। जब कुछ देर बाद इन तीनों के शरीर में कोई हरकत नहीं हुई तो वो घबरा गया। उसने तीनों के घावों पर डेटॉल लगाकर मरहम पट्टी करने की कोशिश की। वह इस कदर नशे में था कि वह यह बात समझ ही नहीं पाया कि उनकी मौत हो चुकी है। समझ तो पाया होगा, लेकिन स्वीकार करने की बात है। तड़के जब उस बेरहम पति को होश आया तो उसने अपने किए पर पछतावा होने लगा उसे। इसके बाद उसने खुद पर मिट्टी का तेल छिड़का और खुद को आग लगा ली। कुछ देर बाद जब पड़ोसियों ने घर से धुआं निकलते देखा तो दरवाजा तोड़कर अंदर गए। इसके बाद ट्रिपल मर्डर और सुसाइड के सनसनीखेज मामले की जानकारी सभी को हुई। आप लोग को बता दें कि देवकली गांव गोला तहसील के अंदर आता है, गोरखपुर जिले का ये हिस्सा है।
इंद्र बहादुर मौर्य, जिसका नाम था, 42 साल का वो व्यक्ति था। उसकी पत्नी का नाम सुशीला मौर्य था, 38 साल की थी। बेटी चांदनी थी 10 साल की, और बेटा आर्यन 8 साल का। यह दरवाजा अंदर से लॉक कर लेता है, विवाद होता है, और जो घटना होती है वो बहुत ज़्यादा कष्टकारी है। पुलिस के मुताबिक एक स्टोरी क्रिएट की गई। पुलिस ने जो बनाया है, बताया है रिपोर्ट, उसके अनुसार कमरे में जहां लाश मिली वहां डेटॉल की बोतल, कॉटन और कपड़े पड़े थे जो डेटॉल से भीगे थे। यानी पत्नी और बच्चों का गला रेतने के बाद इंद्र बहादुर ने उन्हें दवाई और मरहम लगाकर बचाने की कोशिश की। शायद उसे उम्मीद थी कि गला रेतने के बाद भी सभी बच जाएंगे। सुबह नशा उतरने पर जब उसे होश आया होगा तो वह अपने किए पर पछताया होगा। कुछ समझ नहीं आया तो उसने आग खुद को लगाकर सुसाइड कर लिया। सुबह करीब 8 बजे जब पड़ोसी दरवाजा तोड़कर अंदर गए तो इंद्र बहादुर का शरीर जल रहा था, लेकिन उसकी सांस चल रही थी। थोड़ी देर बाद उसने दम तोड़ दिया। आप लोगों को बता दें कि इंद्र बहादुर ने रात में ही विवाद के बाद पत्नी और बच्चों की हत्या कर दी थी, लेकिन वह खुद रात में नहीं मरा था। वह पूरी रात पत्नी और बेटा बेटी की लाश के पास बैठा रहा। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसने क्या किया है। पुलिस अफसरों का कहना है कि अगर सभी को तत्काल गांव वालों की मदद से डॉक्टर के पास ले गया होता तो शायद उनमें से किसी न किसी की जान शायद बच जाती या सबकी जान बच जाती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो खून बहने दिया, उन्हें तड़पने दिया। फॉरेंसिक जांच के मुताबिक इंद्र बहादुर ने पत्नी पर चाकू से 4 बार वार किया था। उसके सीने, गर्दन और पेट पर निशान थे। इसके अलावा पत्नी का खून दीवारों पर भी लगा हुआ था। मतलब पत्नी ने काफी संघर्ष किया था, जबकि दोनों बच्चों का खून सिर्फ बेड पर पड़ा था। यानी गला रेतने के बाद उनकी वहीं पर मौत हो गई थी। अब तक की जांच और ग्रामीणों के मुताबिक गांव का एक दबंग आदमी गांव में जुए का अड्डा चलवाता है। देखिए, अब कारणों पे जा रहे हैं आपको, यानी क्या क्या मौत के कारण बने, क्या क्या इस परिवार के, इस व्यक्ति के दंश और इसकी जिंदगी में तहस नहस करने के लिए वजह बने। अब यहां चलते हैं कि लोगों ने कहा गांव का एक दबंग व्यक्ति जुए का अड्डा चलवाता है। वहां जुआरियों के अलावा सूदखोर रुपए लेकर कर्ज देने के लिए पहले से खड़े रहते हैं। सोचिए, जहां जुए का अड्डा चल रहा है वहां पे सूदखोर लोग, जो लोग ब्याज पर लोगों को पैसा देते हैं और कहते हैं ले लो, और इसके एवज में गाड़ी, जमीन, जो भी जायदाद, गिरवी, जेवर जो भी है सब दे दो, हमें जमीन लिख दो, हम पैसे दे रहे हैं। ऐसे करते हैं लोग। शनिवार को इंद्र बहादुर भी जुए के अड्डे पर पहुंचा था। उसने कर्ज लेकर जुआ खेला, 50,000 रुपए हार गया। इंद्र बहादुर और जुआ खेलने के लिए सूदखोर से रुपए मांगने लगा, लेकिन सूदखोर ने बिना किसी चीज को गिरवी रखे बाकी का कर्ज देने से इनकार कर दिया। इसके बाद इंद्र बहादुर ने जमकर शराब पी और घर चला आया। माना जा रहा है कि घर पहुंचने के बाद उसने पत्नी से विवाद किया और नशे में पूरे परिवार की हत्या कर दी। इंद्र बहादुर जुआरी था, ऐसा गांव वालों ने बताया। वो बच्चों पर ध्यान नहीं देता था, लेकिन पत्नी सुशीला दोनों बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे रही थी, दिलाना चाह रही थी। इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन कराया था। PGLN एकेडमी गोपालपुर में 10 साल की चांदनी क्लास 4 में पढ़ती थी, जबकि छोटा बेटा आर्यन पहली कक्षा का स्टूडेंट था। आप लोग को बता दें, इंद्र बहादुर सब्जी के थोक का व्यापारी था। घर के अलावा करीब 4000 वर्ग फीट जमीन थी। उसके अलावा बाकी वह गांव के लोगों से बटाई पर खेत लेकर सब्जी उगाता था, सब्जी को थोक मंडी में बेचता था। कारोबार के साथ इंद्र बहादुर को जुए और शराब की लत भी थी। वह जितना कमाता था उसे बर्बाद कर देता था। जुआ खेलने के लिए उसने ब्याज पर काफी कर्ज ले रखा था। सूदखोर कर्ज के एवज में उसकी जमीन और मकान लिखवाना चाहते थे। इसलिए इंद्र बहादुर जब भी सूदखोरों से कर्ज मांगता था तो वह उसे रुपए मुहैया करा देते थे, लेकिन पत्नी सुशीला किसी भी हालत में घर और खेत बिकने नहीं देना चाहती थी। देख लिए, जो पत्नी अपनी जमीनें बचाना चाह रही थी, अपनी जागीरें बचाना चाह रही थी, वो अपनी जिंदगी भी नहीं बचा पाई। लोग जब बुरे होते हैं ना आपके साथ,
तो आप फिर इन जमीनों, इन मोह माया, इन चीज़ों से आपको ऊपर उठना होता है। अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझ पाए, नहीं जान पाए रहस्य को, तो फिर आपके बच्चों की जिंदगियां भी तहस नहस हो सकती हैं। वही हुआ सुशीला के साथ। ओह माय गॉड। इस बात को लेकर परिवार में अक्सर विवाद और मारपीट होती थी। इंद्र बहादुर का छोटा भाई जय बहादुर गांव नहीं पहुंचा है। आप लोगों को बता दें, जय बहादुर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जो उसका छोटा भाई है, उसने घटना के दिन ग्रामीणों से गांव आने की बात कही थी। हालांकि अपने बेटे अभिषेक मौर्य को गांव भेज दिया था। अभिषेक के गांव पहुंचते ही इस मामले में एक और नया मोड़ आ गया। अभिषेक ने पुलिस को एक और लिखित तहरीर देकर सूदखोरों की शिकायत की है, जबकि इससे पहले सुशीला के भाई ने तहरीर दी थी जिसमें उसने बहनोई इंद्र बहादुर पर हत्या करने की बात लिखी है। उसने, सुशीला के भाई ने अपने बहनोई इंद्र बहादुर को कहा कि इसने हत्या किया है मेरी बहन का, मेरे भांजे भांजियों का। लेकिन जब अभिषेक मौर्य यानी उसके छोटे भाई जय बहादुर का बेटा गांव पहुंचा, जबकि ये लोग गांव नहीं रहते थे, बहुत दिनों से इन लोगों ने गांव छोड़ रखा था, तो इसने कहा कि जो सूदखोर लोग हैं, जो सूद पर ब्याज पर पैसे देते हैं, वह लोग जिम्मेदार हैं इस मौत के, इस पूरे कांड के। खैर जो भी है, पुलिस इस पे कार्रवाई करेगी, लेकिन ये तो पक्का है कि सूदखोरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी पुलिस। कोई नहीं, कुछ नहीं होगा उन लोगों का, जबकि असल जिम्मेदार ये लोग हैं। पुलिस को दी तहरीर में अभिषेक ने लिखा है, इस सामूहिक हत्याकांड से पहले गांव के सूदखोरों से परेशान होकर मेरे पिता जय बहादुर मौर्य गांव छोड़कर 3 साल पहले लापता हो गए। मेरे गांव के संदीप मौर्य ने मेरे पिता को सूद पर रुपए दिया था, जिसके ब्याज के एवज में उसने मेरे पिता के हिस्से का खेत और जमीन रजिस्ट्री करा लिया, जबकि उस जमीन का बकाया 15 लाख रुपए भी संदीप ने अब तक नहीं दिया है। एक नाम आया। अब सुनिए, उसने तहरीर में यह भी कहा है कि मेरे चाचा इंद्र बहादुर को इसी गांव के विजय प्रताप सिंह संदीप मद्देसिया ने सूद पर रुपए दिए हैं, जिसका ब्याज नहीं चुका पाने पर वह सभी चाचा को प्रताड़ित कर रहे थे। सूदखोर चाहते थे कि पिता की तरह मेरे चाचा भी अपने हिस्से की जमीन और खेत उनके नाम रजिस्ट्री कर दें। बेटी चांदनी की मौत के बाद उसकी दोस्त पावनी और अंशु रो रही हैं। दोनों दोस्त कहती हैं, चांदनी के साथ हम रोज लुका छिपी खेलते थे, हम उसके स्कूल से आने का इंतजार करते थे, संडे का हमें हमेशा ही इंतजार रहता था। मेरी दोस्त चांदनी अब हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। इंद्र बहादुर के छोटे भाई जय बहादुर ने अपने हिस्से की करीब 4000 वर्ग फीट खेत कर्ज की वजह से गांव के एक व्यक्ति को बेच दिया था, संदीप मौर्य, जैसा कि उसने बताया उसके लड़के ने। तभी से वह गांव छोड़कर चला गया था। 2 साल पहले पिता श्याम बिहारी की मौत हो गई थी। सूचना पर भी जय बहादुर घर नहीं आया था, अपने पिता की मौत में भी नहीं आया था वो। गांव वालों के मुताबिक उसे भाई भाभी और बच्चों के मौत की सूचना मिली तो घर आने को तैयार हो गया, क्योंकि उसे पता है कि अब इंद्र बहादुर का परिवार खत्म हो गया और अब प्रॉपर्टी का उस पर उसका ही हक है। हालांकि सोमवार को जय बहादुर ने खुद आने की बजाय अपने बेटे को गांव भेज दिया। अब वो वैसे भी गांव छोड़ ही चुका था। अब ये जो जमीन जायदाद जो कुछ भी है उसको भी वो ऐसे ही निकाल के अब वहां से वैसे भी मतलब वो खत्म हो गया, वो परिवार का नामो निशान मिट जाएगा उस गांव से, बस ऐसे समझिए आप लोग। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि सभी सीनियर अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। ग्रामीणों से भी बात की गई है। अब तक की जांच में जो बात सामने आई है, घटनास्थल से जो साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर हर एंगल पर मामले की जांच की जा रही है। मृतक महिला के भाई ने तहरीर दी है, इसमें उन्होंने शराब और जुए का जिक्र किया है। उसी के आधार पर पुलिस जाँच की कार्रवाई करेगी। 6 फरवरी 2018 को भी आगे, ये मैं दूसरे मामले में बता रहा हूं आप लोगों को कि इस गांव में और भी घटनाएं इसी तरह की पहले भी हो चुकी हैं। आप लोग बता दें कि आपको इस गोला इलाके में चलने वाली सूदखोरी और उससे बिखर रही जिंदगियों के बारे में जानकारी जरूरी है होना, लेकिन इससे पहले इस तरह की 2 और घटनाओं को भी जान लीजिए।
6 फरवरी 2018 को भी इसी गांव के रहने वाले ऋतुराज शर्मा ने भी पहले अपनी 2 बेटियों को फंदे से लटका कर मार डाला और फिर खुदकुशी कर ली। वह गोरखनाथ इलाके के पचपेड़वा में अपने परिवार के साथ रहने चला गया था। इसी गांव का रहने वाला था दोस्तों। उसकी आर्थिक हालत काफी खराब थी, वह कर्ज में डूब चुका था। गांव के सूदखोरों से परेशान होकर पहले उसने गांव छोड़ दिया। वह पचपेड़वा में अपने परिवार के साथ किराए का कमरा लेकर रहने लगा, लेकिन सूदखोरों को उसके नए पते की भनक लग गई। सूदखोर वहां पहुंचकर भी ऋतुराज को प्रताड़ित करने लगे, जिसके बाद उसने अपनी 2 मासूम बेटियों नैना 4 साल और निरुपमा 3 साल को फांसी पर लटका दिया। उसके बाद खुद आत्महत्या कर लिया था। ऋतुराज के पिता रमेश शर्मा आज भी देवकली गांव में ही रहते हैं। सोचिए कितनी बड़ी घटना है ये। दूसरी घटना, कर्ज में डूबे एक परिवार के 5 लोगों ने किया था सुसाइड। 4 फरवरी 2019 की बात है दोस्तों। गोरखपुर में सामूहिक आत्महत्या से सनसनी फैल गई थी। गल्ला व्यवसायी रमेश गुप्ता ने परिवार के 5 लोगों के साथ सामूहिक आत्महत्या कर लिया था। मामला राजघाट इलाके के लालडिग्गी के पास का है। व्यापार में घाटा और कर्ज से परेशान होकर व्यापारी ने सामूहिक आत्महत्या की थी। रमेश गुप्ता को रिफाइंड के बिजनेस में काफ़ी नुकसान हो गया था। व्यापार के लिए उन्होंने सूद पर पैसा ले रखा था, लेकिन वह कर्ज चुका नहीं पा रहे थे। आप लोगों को बता दें कि सूदखोर परिवार पर दबाव बना रहे थे। इससे तंग आकर रमेश गुप्ता ने पत्नी सरिता, बेटी पायल, रचना और बेटे आयुष के साथ जहरीला पदार्थ खाकर सामूहिक सुसाइड कर लिया था। हालांकि एक बेटी की हालत गंभीर हो गई थी, जो बाद में इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दी थी, लेकिन दम तोड़ने से पहले पुलिस के सामने सूदखोरी और कर्ज की बात कबूल की थी। आप लोगों को बता दें कि यह बहुत बड़ी विडंबना है समाज में। यह हर हाल में ये बहुत खतरनाक है, बहुत डेंजरस है, लेकिन ये रुकेगी भी नहीं दोस्तों। इस पर बहुत बार बोल चुका हूं मैं, इस पर बहुत बार मंथन, बहुत बार अपनी बातें विचार मैं बार बार कहता हूं। सूद वाला पैसा लेने से बचिए आप लोग। अगर आप लोग सूद भरने की स्थिति को आप लोग समझ नहीं पाते हैं तो हर हाल में आप लोग जो है इस चीज़ों से बचिए, क्योंकि ये भरने की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत डेंजर होती है। वो जरा भी आप चूक गए तो नहीं भर पाएंगे, फिर वो बढ़ने लगेगा, वो मल्टीप्लाई करेंगे लोग। गांव के रहने वाले राम सेन राय बताते हैं, उसी गांव देवकली की बात है, गोला इलाके के अधिकांश गांवों की एक बड़ी आबादी फॉरेन कंट्री यानी कि थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, साउथ कोरिया, सऊदी अरब, ईरान सहित दुबई आदि देशों में रहते हैं। रोजगार के लिए हर घर के युवाओं का विदेश जाना इस इलाके की परंपरा है। इनमें ज़्यादातर लोग थाईलैंड जाकर बसते हैं। चूंकि थाईलैंड में यहाँ के अप्रवासियों की आय के स्रोत का मुख्य जरिया ही गनफोन कहा जाता है वहाँ के भाषा में, यानी कि थाईलैंड के गरीब परिवार को ब्याज पर कर्ज देना ही मेन बिजनेस है थाईलैंड में। आप लोग बता दें कि औसतन 10 घर में से 8 घरों के परिवार के कोई न कोई लोग जो है विदेश में रहते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। ग्रामीण बताते हैं कि विदेशों से हवाला के जरिए पैसा परिवार के लोगों के पास आता है। उस पैसे का उपयोग यहाँ परिवार के लोग अपनी ज़रूरतें पूरी करने के अलावा यहाँ भी सूद पर कर्ज देने में करते हैं, या फिर यूं कहें कि थाईलैंड में गनफोन से कमाए गए ब्याज की रकम को यहाँ भी ब्याज पर चलाया जाता है। इसके बाद सूदखोर यहाँ कर्जदारों से 3% से लेकर 10% तक जो है महीने का ब्याज दर वसूल करते हैं। ब्याज न दे पाने की स्थिति में वह कर्जदार के खेत, जमीन, मकान, गाड़ी तक अपने नाम करवा लेते हैं। ऐसी स्थिति में कर्जदार अपनी जान तक दे देते हैं या फिर उनकी हत्या कर दी जाती है। ये रूल है। बहुत तकलीफ की बात है। इसके एवज में वह कर्ज लेने वालों के मोबाइल, बाइक, खेत और मकान तक गिरवी रखवा लेते हैं। ग्रामीण बताते हैं कि जुआरियों पर कार्रवाई के लिए पुलिस कभी गांव नहीं आती है। इस पेशे में गांव के कई दबंग भी शामिल हैं। इसकी वजह से सूदखोरी के इस खेल पर पुलिस अपनी आंख बंद किए रहती है। अगर बीट पुलिस सूदखोरी और जुआ पर कार्रवाई करती तो शायद आज एक परिवार खत्म होने से बच जाता। अगर सूदखोरी के कारोबार की बात करें तो गोरखपुर के एडीएम फाइनेंस दफ्तर में कभी 200 के करीब साहूकार रजिस्टर हुआ करते थे। उनकी संख्या घटकर अब महज 4 हो गई है। उनके अलावा 150 से अधिक साहूकार दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने ही नहीं आए।
आपको बता दें कि साहूकारी में 3 साल के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। इसकी फीस हर साल 20 रुपये के हिसाब से 60 रुपये लगती है। हर 3 साल पर रिन्यूअल कराना जरूरी होता है। उत्तर प्रदेश साहूकारी अधिनियम 1976 के मुताबिक साहूकारी के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है। इसके तहत साहूकार प्रतिभूत ऋण यानी कोई वस्तु गिरवी रखकर लिए गए पैसे पर 12 से 14% वार्षिक ब्याज वसूल कर सकता है। यानी दी गई रकम पर 1 साल का 12 से 14% सिंपल ब्याज जोड़कर मासिक किस्त बना दिया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी ने 10,000 रुपया लिया तो उसका 12% से लेके 14% तक, यानी कि 1,000 का 100 का 12 रुपया या 14 रुपया, आप समझ सकते हैं ना, सिंपल सा समझना है। 12 रुपया तो 1,000 का 120 रुपया हुआ साल का, 1 साल का, और 10,000 का 1200 हुआ। तो 1200 साल का और 10,000 मूलधन, इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 11,200 जो है पूरा अमाउंट बन गया। अब उसे आप 12 महीने में डिवाइड कर देंगे। 11,200 हुआ था तो 1,000 से भी थोड़ा सा कम रुपया उसको भरने के लिए आएगा। 12 महीने वो भर के खत्म कर देगा। 1,000 रुपया करेगा तो भी 12,000 हो गया। 10,000 लिया था, 12,000 देना पड़ा और 1,000 करके भर दिया साल भर में। ये रूल होता है, लेकिन इस रूल पे कोई काम नहीं होता है। मासिक किस्त बनाकर पूरे होलसेल अमाउंट को कोई नहीं करता है। इससे ब्याज पर रकम लेने वाला आसानी से उधारी चुकता कर मुक्ति पा सकता है, लेकिन ऐसा लोग नहीं करते हैं। आप लोगों को बता दें कि यह बहुत ही दुखद पहलू है। इस पहलू से लोगों को बचाना है तो एकमात्र जो है रास्ता है कि बस जागरूक किया जाए, लोगों को मुक्त किया जाए इस तरह की समस्याओं से, वरना ऐसे ही जिंदगियां तबाह होती रहेंगी, ऐसे ही लोग मरते रहेंगे। ये जो घटना हुई है ये बहुत दुखद है। इससे इतना ज़्यादा मन मस्तिष्क हिल जाता है।